नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल जनसंघ के संस्थापक सदस्य युग पुरुष मनीषी पंडित दीनदयाल जी का जन्म दिवस था। कल से मेरा तात्पर्य है 25 सितंबर को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आज के भाजपा के लिए ईश्वरीय अवतार के रूप में है, लेकिन इनकी संघर्ष गाथा, चातुरीपूर्ण राजनीतिक कौशल गजब का था। प्रारंभिक काल में भाजपा के पास अपना कोई दल के भीतर से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ करते थे। खैर, उसमें हम बाद में आवे। अभी हम यह देखें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय एवं माता राम प्यारी देवी के घर मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। इनके पिता रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टर थे। वो जलेसर में पदस्थापित थे। इनका दुर्भाग्य देखिए कि पंडित जी जब 3 बरस के हुए तो पिता का साया इनके सर पर से जाता रहा और पिता के वियोग में इनकी माता का भी देहावसान हो गया। ये जब 8 वर्ष के थे तो इनकी माता राम प्यारी देवी का भी देहावसान हो गया। इन झंझावातों से जूझते हुए ये आगे बढ़े। इनका एक छोटा भाई था शिवदयाल उपाध्याय। 18 नवंबर 1934 को इनके छोटे भाई जो शिवदयाल थे उनका भी देहावसान हो गया। अब क्या स्थिति इनकी रही होगी, यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इनका पालन पोषण मामा और मौसी के द्वारा किया गया है। इनकी शिक्षा सीकर उच्च विद्यालय से हुई है, राजस्थान। इसमें इंटरमीडिएट पिलानी राजस्थान से इन्होंने किया। बाद में सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से बीए पास की और इनकी इच्छा थी कि हम इंग्लिश विषय के साथ एमए करें, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। 1949 में ये आगरा में अंग्रेजी पढ़ने के लिए महाविद्यालय में दाखला लिया, परंतु इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। ये कुर्ता धोती पहनते थे और ये कुर्ता धोती पहनकर सिविल सेवा में परीक्षा देने के लिए चले गए थे, जिससे इनको लोगों ने पंडित जी कहना आरंभ कर दिया था। इनके मित्र जो थे वो सुंदर सिंह भंडारी थे, जो इनके सहपाठी थे और कानपुर में वो भी इनके साथ पढ़ा करते थे। यह क्रम जब बढ़ता चला गया तो 1940 में ये नागपुर में के शिविर में भाग लिया। और फिर क्या था, 42 में ये संघ के पूर्णकालिक प्रचारक हो गए। 40 में ये लखनऊ से मासिक धर्म का प्रकाशन शुरू कर दिया। बाद में ये उत्तर प्रदेश के सह प्रांत प्रचारक भी रहे। लेकिन यह घटनाक्रम आगे बढ़ता गया। भारत जब आजाद हुआ और महात्मा गांधी की जब असमय हत्या हो गई और जिसके कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लग गया, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों के कार्यकर्ताओं के बीच यह विमर्श होने लगा
कि क्यों न हमारा भी एक राजनीतिक दल हो जो हमारे बात को उठाए और फिर इसके संदर्भ में चर्चा करें। लेकिन उससे पहले जब गांधी के हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लग गया तो कांग्रेस के एक नेता थे पंडित मौलीचंद शर्मा, और वो सरदार पटेल के मित्र भी थे। और इसके बाद यह पहल की जाने लगी कि किसी प्रकार संघ पर से प्रतिबंध हटे। तो बीच का काम पंडित शर्मा ने किया और तब यह सरदार पटेल के द्वारा कहा गया, जो भारत के गृह मंत्री थे, कि आप अपना एक संविधान बना के दीजिए, इसके बाद हम कुछ विचार करेंगे। तो इस दायित्व के लिए पंडित मौलीचंद शर्मा के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भेजा गया कि वो उसका स्वरूप क्या होगा। तो इस प्रकार से जब पंडित मौलीचंद शर्मा के पास दीनदयाल गए तो उन्होंने कहा कि यह देखने में तो दुबला पतला है, हमको यह अंदाज नहीं आ रहा था कि ये विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा। और उनके आदेश पर, उनके संरक्षण में, देख रेख में फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विधान बना और बाद में जो है उस पर से प्रतिबंध हटा लिए गए। और जब प्रतिबंध हटा लिए गए तो पार्टी के भीतर, दलों के भीतर यह चर्चा आरंभ हो गया कि क्यों न एक जो है सो दल बनाया जाए। ठीक उसी समय ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पंडित नेहरू के सरकार में वाणिज्य मंत्री थे, लियाकत अली पैक्ट से नाराज होकर 8 अप्रैल 1985 को आपूर्ति एवं उद्योग मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र दे दिया तो इस ख्याल से डॉक्टर मुखर्जी खुद चाह रहे थे कि एक पार्टी बने, क्योंकि राजनीतिक तो बिना पार्टी के रह नहीं सकता है। तब इन्होंने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पीपुल्स पार्टी नाम का 5 मई 1951 को पश्चिम बंगाल में एक दल का गठन किया। तो जब ये दल का गठन किया तो इस पर एक चर्चा होने लगी कि एक और व्यक्ति है जो हिंदूवादी है और इस प्रकार से वह जो है सो त्यागपत्र देकर नेहरू सरकार से बाहर आ गया है। और तब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वालों के बीच में भी यह बहुत ललक बढ़ गया था कि हम लोगों को भी राजनीति में जाना चाहिए था। उसमें से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी थे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 21 सितंबर 1951 को प्रादेशिक जनसंघ इकाई की स्थापना लखनऊ उत्तर प्रदेश में कर दिया। पहले तो गुरुजी चाहते नहीं थे, उनके विरोध के बाद 21 सितंबर 1951 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने प्रादेशिक जनसंघ इकाई की स्थापना लखनऊ उत्तर प्रदेश में कर दिया। और इससे पहले जो थे वो दीनदयाल जी उत्तर प्रदेश के सह प्रांत प्रचारक थे। स्पष्ट हो गया कि सह प्रांत प्रचारक से ये एक संगठन का स्थापना कर दिए, अभी जनसंघ नहीं बना था। इसके बाद यह योजना बना कि जो हिंदू माइंडेड लोग हैं उनको एक जगह एकत्रित किया जाए, और जब एक जगह एकत्रित हो जाएंगे तो अच्छा खासा एक दल बनेगा जो हिंदू का विमर्श करेगा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से वार्ता हुई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर 10 पूसा रोड दिल्ली में एक बैठक हुआ और फिर जनसंघ के अध्यक्ष के नाम पर मुखर्जी के लिए मोहर लग गया। फिर 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली के रघुमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय के प्रांगण में जनसंघ के स्थापना हुई तो एक सम्मेलन बुलाया गया। इस प्रकार से जनसंघ का स्थापना हो गया। और उस सम्मेलन में उपस्थित होने वाले लोग जो थे वो थे भाई महावीर, मौलीचंद शर्मा को उस समय महामंत्री बनाया गया और इसमें बलराज मधोक को सचिव बनाया गया। इस प्रकार से दायित्वों का बंटवारा किया गया। बहुत से लोग क्षेत्र से आकर कार्य किया, लेकिन उस समय दीनदयाल उपाध्याय जी उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री बनाए गए।
यह स्थिति बाद में जब 1 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में ही दीनदयाल जी के उपाध्याय के देखरेख में जब जनसंघ की बैठक हुई, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनको जनसंघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री बना दिया। और जब बना दिया, उनकी काफ़ी प्रशंसा की और उस समय से समझिए एक प्रकार से जनसंघ का कमान जो है पूरी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हाथ में चला गया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सतत पार्टी के लिए काम करने लगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देहावसान हो गया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जब देहावसान हो गया 53 में, वो जम्मू कश्मीर में जब उनकी मृत्यु हो गई, तो इसके बाद पंडित मौलीचंद शर्मा उस पार्टी के जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर प्रेमनाथ डोगरा बने, फिर अवसरला रामाराव बने। इस प्रकार से यह सिलसिला जो है सो चलता रहा। देव प्रसाद घोष भी बन गए। फिर जो है सो यह क्रम चला, बलराज मधोक बाद के दिनों में बने और बलराज मधोक के बाद अध्यक्ष बने आपको ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ऐसी स्थिति बनी और 1965 में इनका एकात्मवाद का सिद्धांत एडॉप्ट कर लिया गया। इस बीच में 1963 में ब्रह्मजीत सिंह की मृत्यु हो गई। ब्रह्मजीत सिंह जात से राजपूत थे और वह जनसंघ जीते हुए था। जनसंघ के समझ में यह बात आया कि ये हमारे लिए यह जीता हुआ सीट है और इस पर अगर हम पंडित दीनदयाल जी को उतार देंगे तो जीता हुआ सीट है और 6 महीना मरे हुए हुआ था, तो ये तो मेरा जीत पक्का है। 40,000 वोट से ब्रह्मजीत सिंह जीते हुए थे जौनपुर से। जौनपुर में पुनः लोकसभा का उपचुनाव हुआ और यह जो 1963 में उपचुनाव हुआ, इसमें समाजवादी पार्टी वगैरह मिल के लड़े थे। वहाँ से राम मनोहर लोहिया फर्रुखाबाद से लड़ रहे थे और यहाँ से ये लड़ रहे थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यहाँ पराजय हो गया। फिर इन्होंने कभी चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं जुटा सका। यह स्थिति रही पंडित दीनदयाल जी की। और फिर यह कार्यकाल बढ़ता चला गया। पंडित दीनदयाल जी पर अनेक लोगों ने अनेक पुस्तक लिखा है। आप देखेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में हृदय नारायण दीक्षित ने एक पुस्तक लिखा है। उसके लिए संपादक आशीर्वाद बचन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर पत्रकारिता और दीनदयाल उपाध्याय महेश शर्मा ने लिखा है एक पुस्तक, इसको देखें। इसके बाद आधुनिक भारत के निर्माता भी महेश शर्मा ने दीनदयाल उपाध्याय जी पर पुस्तक लिखा है। इस प्रकार से अनेक लोगों ने पुस्तक लिखा है और एक पुस्तक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर शंकर सुल्तानपुरी ने लिखा है। यह पुस्तक शंकर सुल्तानपुरी ने लिखा है। भारतीय संस्कृति के जागरूक प्रहरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और इसको जो है वो प्रकाशित करने वाला जो है वो साधना पब्लिकेशन है। अब देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो निरंतर पार्टी के लिए काम करते रहते थे, लेकिन वो अध्यक्ष बनना नहीं चाहते रहते, क्योंकि सभी दायित्व उनके अधीन था। सभी शक्ति भाजपा जनसंघ के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री में निहित था। वो जो चाहते थे दल में होता था। कई लोग को अब वो नागवार भी गुजर रहे थे। उनको इच्छा नहीं रहता था कि सभी पद ये पकड़ कर रहें, लेकिन भाजपा के भीतर जो कलह उठ रहा था उसको शांत करने के लिए गुरु गोलवलकर ने कहा कि दीनदयाल जी अब आप समय आ गया कि आप अध्यक्ष बन जाइए। और उन्होंने दिसंबर 1967 में 28 दिसंबर 1967 को कालीकट के अधिवेशन में वो अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया। अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया। उनका अध्यक्षीय भाषण इस पुस्तक में है। यह भारतीय जनसंघ का अध्यक्षीय भाषण है।
यह भारतीय जनता पार्टी के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि कालीकट में जो उन्होंने भाषण दिया था 28, 29, 30 1967 को कालीकट में कार्यक्रम हुआ था, वार्षिक अधिवेशन। उस समय वार्षिक अधिवेशन 1 वर्ष का हुआ करता था। उन्होंने प्रारंभ किया, इस वर्ष मुझे प्रधान होने के नाते कार्य सौंपा है। हमारा दल एक कार्यकर्ताओं का संगठन है। प्रत्येक कार्यकर्ता समान भाव के अधिकारी, आधिकारिक जिम्मेदारी और अहम वृत्ति से काम करने में जुटा है। एकजुट और वर्तमान संकट की संवैधानिक आवश्यकता को पूर्ति में आपने मेरे प्रति जो विश्वास प्रकट कर मुझे गौरव प्रदान किया है, वह आपके हृदय की विशालता और स्नेहशीलता का परिचायक है। इस पूंजी के सहारे मैं पिछले 15 वर्षों से महामंत्री के नाते काम करता रहा हूँ। आगे भी यह मेरा संबल होगा। यह जनसंघ, जो भारतीय जनसंघ में इन्होंने अपना भाषण दिया, जो दर्ज है। अब देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी बहुत सा किताब स्वयं लिखा है। उन्होंने लिखा भारतीय अर्थनीति विकास एक दिशा। ये पंडित दीनदयाल जी के स्वयं के द्वारा लिखी गई है। बहुत से अर्थनीति पर, इस पर बहुत सा चर्चा है। एकात्म मानववाद जो है सो पंडित दीनदयाल जी के द्वारा यह लिखा गया, ये पुस्तक है। इसके बाद उनकी एक पॉलिटिकल डायरी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जो देखा बहुत सी चर्चा होती है। सबों को अध्ययन की जरूरत है। आज भाजपा के कार्यकर्ता सिर्फ बोलते हैं, उनके कृतियों का अध्ययन करना नहीं चाहते हैं। निश्चित रूप से ये तीनों किताब जो हम अभी दिखाए हैं, ये पॉलिटिकल डायरी, एकात्म मानववाद और भारतीय अर्थनीति विकास एक दशा, सभी कार्यकर्ता को अध्ययन की जरूरत है। खासकर नेता को तो और भी अध्ययन की जरूरत है। और बिना प्रकाशन भी एक पुस्तक प्रकाशित किया है। इस प्रकार से देखेंगे तो दीनदयाल जी का व्यक्तित्व के संदर्भ में बहुत व्यापक बेसू, बहुत बड़े चिंतक भी थे। लेकिन अब क्या हुआ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दिन पटना आ रहे थे बैठक में। वो जब वहाँ लखनऊ से चले और उनके साथ जो लोग थे, ट्रेन में टिकट कटा के उनको बैठा दिया। रास्ते में क्या हुआ कि किसी ने धक्का दे दिया या जो भी हुआ, वो बाद में मुगल सराय स्टेशन पर गिरे मिले। सुबह में लोगों ने जब देखा कि एक लाश यहाँ गिरी हुई है मुगल सराय स्टेशन पर, तो जब वो गिरा हुआ था तो लोगों ने कहा ये कौन है। तो फिर किसी जनसंघ के कार्यकर्ता ने पहचाना, अरे ये तो बहुत बड़े नेता जनसंघ के हैं, ये तो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। और वो पटना बैठक में आ रहे थे। अश्विनी कुमार यहाँ के संगठन मंत्री थे, उनके निवेदन पर तो यहाँ आए नहीं, उनका किसी प्रकार से वहाँ हत्या हो गया। इसके बाद जो है सो सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देने लगे। इस अवसर पर पंडित अटल जी ने जो श्रद्धांजलि दिया है वो इस प्रकार है। नंदा दीप बुझ गया, दीनदयाल जी का ध्यान आने से ही हृदय भर जाता है, आंखें छलछला उठती है। जीवन में इतने बड़े भाव का अनुभव अभी तक नहीं हुआ। पंडित जी नेता और मार्गदर्शक ही नहीं, सहोदर और सखा भी थे। जब तक वे बैठते थे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। सारी चिंताओं और चिंतन का भार उन पर डालकर हम निश्चिंत थे। विश्वास था कि यदि कोई गलती भी हो गई तो उसे अपने माथे ले पीठ पर हाथ रख कर वे आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। आंखों के सामने अनेक स्मृति चित्र उभरते हैं और आंसुओं में डूब जाते हैं। कैसे याद करूं, नंदा दीप बुझ गया। हमें अपना दीप जलाकर अंधकार से लड़ना होगा। सूरज छिप गया है, हमें तारों की छाया में अपना मार्ग ढूंढना होगा। किंतु उनका स्वप्न अभी अधूरा है, उनका कार्य को पूरा करना होगा। अच्छा, ये सब हो गया, सब श्रद्धांजलि हो गई। वाजपेयी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बाद में बन गए इसके बाद। अब है क्या कि बहुत लोग कहते हैं कि इनके मृत्यु के बाद किसी प्रकार का जांच नहीं हुआ था। ये गलत बात है। सीबीआई ने मामला को जांच किया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उस विषय को जांच किया था और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने यह पाया था कि उस केस में जो अभियुक्त बनाए गए थे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा, वो भरत लाल और राम अवध पर धारा 202 और 379 के अंतर्गत धारा 302 और 379 के अंतर्गत चोरी, हत्या और
तथा अन्य 8 अभियुक्तों राधेश्याम, मानिक, मुनि, भल्लू, लता, भोली और अब्दुल अजीज और इंदु को धारा 411 और 201 के तहत माल बरामद होने और सबूत छिपाने का आरोप लगाकर वाराणसी के अतिरिक्त जिलाधीश श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव की अदालत में जो मुकदमा दायर किया, 4 जून 1968 को उसकी सुनवाई आरंभ हुई। अर्थात बनारस में उनकी सुनवाई हुई थी और लास्ट में स्थिति यह बना कि साक्ष्य के अभाव में जो लोग थे उनको बरी कर दिया गया। और इस प्रकार से आप देखें, यह जो विषय है जो केंद्रीय ब्यूरो से जांच हुई थी जनसंघ के प्रधान का, इसका चर्चा जो है वो आपको पूरा विस्तार में राष्ट्र धर्म संभार से लिया गया है। यह है राष्ट्र धर्म संभार और यहाँ से आपका पूरा डिटेल में यहाँ से लिया गया है। बयान बोलते हैं कि, और यह जो बयान बोलते हैं वह पुस्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय शंकर सुल्तानपुरी के पुस्तक में यह दर्ज है। उसका पेज नंबर भी थोड़ा सा बता दें वो कितने पेज में है। यह पेज नंबर 221 है। यह सबों को जानना नित्यांत आवश्यक है। दीनदयाल उपाध्याय की हत्या का सीबीआई के द्वारा जांच हुआ था और जांच के उपरांत 8 लोग मुद्दाला बनाए गए थे और उनका मुकदमा बनारस के न्यायालय में चला था, लेकिन लास्ट में साक्ष्य के अभाव में सभी को बरी कर दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय का व्यक्तित्व बहुत ही बड़ा था। उन्होंने भाजपा के लिए हमेशा कार्य किया है। उन्होंने भाजपा के हजारों हजार कार्यकर्ता को तैयार किया है। बाद में जो उनके मित्र रहे बड़े बड़े पद पर गए हैं, लेकिन आज भी जनसंघ के मूल संस्थापक के रूप में उन्हें जाना जाता है। क्योंकि वास्तव में जनसंघ में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो मूल रूप से दीनदयाल उपाध्याय ही थे, जो जनसंघ के वास्तविक कार्यकर्ता थे जिनको कि अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। और उससे पहले जो भी अध्यक्ष थे वो सभी कई अध्यक्ष दूसरे दलों से ले आके उनको बनाया गया। जैसे डॉक्टर रघुवीर भी थे तो कांग्रेस में थे, पंडित मौलीचंद शर्मा थे तो कांग्रेस में थे, और कई ये भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे तो ये भी दूसरे दल से थे। तो इस प्रकार से कई बार दूसरे दल से ले आके लोगों को बनाया गया। लेकिन आज के स्थिति में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को हम अनेक प्रकार से याद कर सकते हैं। एक मजबूत संगठनकर्ता के रूप में, एक देश के श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में, जनसंघ के संस्थापक सदस्य के रूप में, जनसंघ के कार्यकर्ता निर्माता के रूप में, जनसंघ के नीति निर्धारक के रूप में, एक मानव ये एकात्म मानव के प्रणेता के रूप में, इस प्रकार से उनको हम याद कर सकते हैं। और वो जनसंघ के रीढ़ के रूप में कार्य किया है और उन्होंने जनसंघ को फलने फूलने का भी मौका दिया है। और उन्हीं के देख रेख में एक बार 1967 में पंडित लोहिया के साथ भी तालमेल हुआ और तालमेल का जो पहला ढांचा उभर के आया कि संविद सरकार में, तो उन्हीं के देख रेख में हुआ, जिसमें कि 1967 में कई राज्यों में सरकार बना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।